हेलो एवरीवन। इस ट्यूटोरियल में जो आपका फर्स्ट पेपर हुआ है जेई मैथ्स प्रैक्टिस पेपर, उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेसिक पेपर था, कुछ इम्पोर्टेंट एंड एडिशनल कंसेप्ट हमने यूज़ किए थे सो दैट यू कैन रिवाइज दोज कंसेप्ट और उसको एग्जाम्स में इम्प्लीमेंट कर सकें। तो हम वो सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन था जिसमें हमें रेंज निकालनी थी इस पर्टिकुलर फंक्शन की, वो इस पर डिपेंड करता था कि आपको ना पता होनी चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो क्या होता है। तो अगर आपको याद हो, साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है, जो आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, तो साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो होता है -1 to 1, ठीक है। यानी फर्स्ट वाला पार्ट जो है साइन इनवर्स एक्स, उसके लिए हम एक्स की वैल्यू इधर से ले सकते हैं। टैन इनवर्स के लिए जो डोमेन होता है वो होता है ऑल रियल नंबर, यानी टैन इनवर्स में हम कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। और सेक इनवर्स का जो डोमेन होता है वो होता है -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। अगर तीन अलग फंक्शंस होते हैं तो हम इसके अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, बट क्योंकि ये एक ही फंक्शन है तो हमें कॉमन वैल्यू को ढूंढना है कि ऐसी वैल्यू जो कॉमन वैल्यू, यानी इस फंक्शन का डोमेन की बात करें तो इस फंक्शन में हमें सिर्फ कॉमन वैल्यू ढूंढनी है। तो कॉमन वैल्यू जो तीनों में आ रही है वो सिर्फ दो ही वैल्यू आ रही है, -1 and 1। यानी इस फंक्शन का जो डोमेन है वो सिर्फ -1, कर्ली ब्रैकेट हो सकता है। तो अगर मैं इस फंक्शन में x की जगह -1 पुट करूँगा तो मेरे पास आएगा साइन इनवर्स ऑफ -1 विच इज़ -π/2, टैन इनवर्स ऑफ -1 विच इज़ -π/4, और सेक इनवर्स ऑफ -1 विच इज़ पाई, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पाई में से π/2 गया 90, 90 में से π/4 गया तो π/4 आंसर आ गया। और अगर मैं इस फंक्शन में 1 पुट करूं तो क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 π/2, टैन इनवर्स ऑफ 1 π/4 और सेक इनवर्स ऑफ 1 0। तो आपका आंसर आ जाएगा 3π/4। तो हमने ऑब्जर्व किया कि इस फंक्शन में हम दो ही वैल्यूज़ पुट कर पा रहे थे और उसी के अकॉर्डिंग दो आंसर आए। तो यानी इस फंक्शन की जो रेंज हो जाएगी दैट विल बी π/4 कर्ली ब्रैकेट 3π/4। मतलब इस सेट की एक सेट आ गया π/4 3π/4 का, तो ये हमारी रेंज होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारी करेक्ट थी, तो हम कह देंगे ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको एक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन पे ही था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में भी आ सकता है। तो हमसे यह पूछा गया है कि एक्स और वाई इस रिलेशन में तभी आएंगे जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। कंडीशन क्या है कि x - y प्लस √2 करने पे जो हमारा रिजल्ट आएगा दैट मस्ट बी एन इरेशनल नंबर। वो इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर तो पता है आपको क्या होते हैं, विच कैनॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q कांट बी -0, ठीक है ना। अब इरेशनल नंबर होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हम क्या करते हैं, लेट अस से दिस इज रिफ्लेक्सिव, हम मान लेते हैं रिफ्लेक्सिव है, तो इसका मतलब x, x बिलोंग्स टू r होगा। तो हमने जब x और y की जगह पुट किया तो ये आ गया x - x प्लस √2 इज इरेशनल नंबर। ये हमने कहा कि ये इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे हमने देखा x कट गया और आ गया हमारे पास √2 इज इरेशनल विच इज़ ट्रू, यानी हमारी अजम्पशन ट्रू है, यानी जो हमने एज्यूम किया था वो करेक्ट है। तो इसका मतलब R इज रिफ्लेक्सिव, R जो होगा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ठीक है। तो यानी फर्स्ट पार्ट तो करेक्ट है रिफ्लेक्सिव वाला। अब रिफ्लेक्सिव सेकंड में भी आ रहा है, थर्ड में भी आ रहा है, फोर्थ में भी आ रहा है, तो यानी ये इनकम्प्लीट है। तो यानी इस क्वेश्चन में अगर हम रिफ्लेक्सिव नहीं चेक करते तब भी चलता था, ठीक है ना। बट मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि जरूरी नहीं है एग्जाम में ऐसी ही ऑप्शन दी जाए, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या ये सिमेट्रिक होगा, ठीक है। सिमेट्रिक क्या होता है कि इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देन वाई एक्स मस्ट बिलोंग्स टू आर। तो एक चीज देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं x को √2 और y को 1 ले लूँ, यानी √2, 1 बोलूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि √2, 1 जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि √2 - 1 प्लस √2 जब मैंने x और y की वैल्यू पुट किया
तो मेरे पास आ गया 2√2 - 1 और ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। बट जब मैंने ऑब्जर्व किया कि इसका रिवर्स प्रोसेस एक्स वाई की जगह वाई एक्स लिया, तो हमने क्या चेक किया, ये आर के अंदर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जब मैं इसमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट करूँगा तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास आ जाएगा 1। तो ये इरेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर के सेट में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब आर जो है वो सिमेट्रिक तो नहीं है, तो आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। आर सिमेट्रिक नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास सेकंड ऑप्शन तो गलत हो गई और डी पार्ट भी गलत हो गया, क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। अब चलते हैं ट्रांजिटिव वाले पार्ट पे, ठीक है। ऐसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, और आपको पता है कि जब हमें कोई चीज़ डिसप्रूव करनी होती है तो हम एग्जांपल का सहारा लेते हैं। मतलब हम एग्जांपल दे देंगे डिसप्रूफ में, तो वो कंडीशन हम अपना पॉइंट क्लियर कर पाते हैं। अब चलते हैं ट्रांजिटिव वाले पार्ट पे, क्या ये ट्रांजिटिव होगा, देखते हैं ज़रा। तो ट्रांजिटिव के लिए भी ऐसा कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने 1, √2 क्रिएट किया था। तो मैंने क्या किया, x को ले लिया 1, y को ले लिया √3। अब ट्रांजिटिव में हम क्या दिखाते हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो मैंने वही एग्जांपल बनाने के लिए ऐसी कंडीशन रख दी और हमने देखा कि एक्स वाई आर के अंदर आ रहा है। मीन्स जब हमने एक्स और वाई की वैल्यू पुट की तो ये इरेशनल नंबर है, करेक्ट है, सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे पुट किया √3 - √2 + √2, ये कैंसिल आउट भी होगा तब भी √3 रहेगा और ये भी इरेशनल नंबर है। बट 1, √2 यानी एक्स, जेड की बात करी तो ये आर के अंदर नहीं आ रहा, क्योंकि 1 - √2 + √2 इरेशनल नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू इरेशनल, यानी ये आर ट्रांजिटिव भी नहीं है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया, आर सिर्फ रिफ्लेक्सिव रिलेशन था, तो आर इज रिफ्लेक्सिव ओनली। तो कौन सा पार्ट सही हुआ हमारा, हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट हो गई यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो गई। अब देख सकते हैं हमारी ए ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि वही बोली गई थी, रिफ्लेक्सिव ओनली। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड क्वेश्चन क्या था, डिस्कस करते थे ना। देखिए थर्ड पार्ट 1 to 1 ऑन टू चेक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स ही बताता हूँ आपको मैं। देखिए एक कंसेप्ट आपने ध्यान रखना है कि अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो थ्रू आउट इट्स डोमेन, इसका मतलब होता है कि ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है सिर्फ ऊपर जाता जा रहा है। तो ग्राफ अगर ऊपर जा रहा है, टर्न नहीं ले रहा, या सिर्फ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है यानी ग्राफ डाउनवर्ड आ रहा है, तो ऐसे केस में ये फंक्शन क्या होता है, 1 to 1 फंक्शन होता है, क्योंकि वो टर्न नहीं लेगा, और टर्न नहीं लेगा तो कोई वैल्यू रिपीट नहीं होगी, है ना। तो आपने ध्यान रखना है कि इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग थ्रू आउट दिस डोमेन, देन इट विल बी अ 1 to 1 फंक्शन। तो हम उस कंडीशन को सेट यूज करेंगे इधर। कैसे यूज करेंगे एक बार देखते हैं। तो मैंने यहाँ देखा, पहले मैं एक बार अपना पॉइंट क्लियर करने के लिए आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लेते हैं हमारा एक फंक्शन है x3, आपको पता है ये 1 to 1 फंक्शन है। ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि x3 का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से जाता है ना। तो जब मैंने इसका डेरिवेटिव लिया तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, 3x²। अब 3x² जो है वो हमेशा इंक्रीज करेगा, है ना, हमेशा 0 से बड़ा होगा या इक्वल टू 0 होगा। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन कह सकते हैं, अब बढ़ ही जा रहा है, तो ये 1 to 1 फंक्शन होगा इसके बेस पे हम कह सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू रिपीट नहीं करेगा, ठीक है ना। और देख सकते हैं हम ग्राफ से भी, तो हम इस लॉजिक को यहाँ यूज़ करेंगे। अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है तो दोनों के केस में हम कहेंगे कि येस फंक्शन इज 1 to 1 फंक्शन। बट ऐसा नहीं होता तो 1 to 1 नहीं होगा। तो इस केस में मैं क्या करता हूँ, कंसेप्ट यूज़ करूँगा कैलकुलस का। तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। क्या आएगा डेरिवेटिव देखें, तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव आएगा इसका वो आ जाएगा 6x² - 30x + 36। तो वी कैन टेक 6 कॉमन, 6 कॉमन लिया हमने, तो ये आ गया x² - 5x + 6। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर दी तो फैक्टर बन गया हमारे पास x - 2 x - 3।
अब आप क्या देख रहे हैं कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी नहीं है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको वेवी का मेथड से बात करें तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसके जो टर्निंग पॉइंट है 2 और 3 आ गए, तो ये ग्राफ यहाँ प्लस, ये माइनस, ये प्लस आ रहा है वेवी का मेथड से, तो इसका मतलब ग्राफ अपनी नेचर चेंज करेगा। तो यानी ये फंक्शन अपनी नेचर चेंज कर रहा है, ठीक है ना, यानी माइनस इन्फिनिटी से 2 तक और यूनियन 3 से इन्फिनिटी तक इंक्रीजिंग था और 2 से 3 में डिक्रीजिंग है। इसका मतलब कह सकते हैं हम इसके बेसिस पे यस एफ एक्स इज़ नॉट 1-to-1 फंक्शन, ये 1-to-1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप इसका कंसेप्ट समझ गए होंगे। अगर 1-to-1 नहीं है इसका मतलब ऑप्शन ए और सी हमारी गलत हो गई। अब आपको देखना है कि बी आएगा कि डी आएगा। अब ऑन टू के लिए भी एक ध्यान से देखिए बेटा, एक और ट्रिक हम यूज़ करेंगे। हम लोकल मैक्सिमम का कंसेप्ट यूज़ करते हैं इस क्वेश्चन में। तो हमने क्या किया, इस फंक्शन को 0 के 1 पर रख दिया, तो एक्स की वैल्यू आ गई 2 और 3, यानी हमारे क्रिटिकल पॉइंट 2 और 3 आ गए। अब हम सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं, तो जब हम सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो इस फंक्शन का जब सेकेंड डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया आपके पास 6 2x - 5, ठीक है। अब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सेकेंड डेरिवेटिव 2 पुट करने पे हमारा जो फंक्शन है 4 - 5 नेगेटिव आ रहा है, यानी ये इसका मतलब ये केस ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया, ठीक है। और अगर मैं 3 पुट करूँगा सेकेंड डेरिवेटिव में तो मेरे पास आ जाएगा पॉजिटिव आंसर, तो ये केस ऑफ लोकल मिनिमा हो रहा है ना। तो हम इस कंसेप्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होने का कंसेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि 2 और 3 टर्निंग पॉइंट है, 2 और 3 टर्निंग पॉइंट है, तो हमने क्या किया, एब्सोल्यूट मैक्सिमम का कंसेप्ट निकल लगाने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखने के बाद ये सेकंड डेरिवेटिव पे मत जाओ आप, एब्सोल्यूट मैक्सिमम का कंसेप्ट लगाया हमने, तो हमारे पास 2 और 3 पॉइंट आ गए और इसका टर्निंग पॉइंट 0 है। तो हमने क्या किया, 0 पे, 2 पे और 3 पे हमने वैल्यू चेक कर ली फंक्शन की क्या आ रही है। तो जैसे ही हमने 0 पुट किया फंक्शन में, यहाँ पे इस वाले फंक्शन में 0 पुट किया तो आपने देखेंगे कि आंसर आ रहा है 1, f0 आ रहा है 1। 2 पुट करते हैं एक बार ज़रा फंक्शन में तो ये आ जाएगा 2⁻3 8 to the 16 -15 4 the 60, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 36 × 72 +1। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा 72 और 16 होगा 88, 88 और 189 -60 29, और 3 पुट करने पे आएगा क्या आएगा 3 का क्यूब हो गया 27 × 2 54 माइनस, अब यहाँ पुट करेंगे 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 × 15 135, और 36 × 8 था तो 108, यहाँ आ जाएगा 108 और +1, तो क्या आंसर आएगा देखें, ये आ गया आपके पास 138 108 और 54, तो 162 163 163 -135, ठीक है। तो 15 18 हो गया आपके पास 15 और 13 है ना 28। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो रेंज है वो जो आ रही है, मतलब वैल्यू जो आ रही है 129 और 28 आ रही है, इसका मतलब क्या होगा, इस फंक्शन की जो रेंज होगी, यानी मिनिमम वैल्यू हम कह सकते हैं इसकी और ये 0 और मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 20 एब्सोल्यूट मैक्सिमम के कंसेप्ट से। तो जो रेंज आ रही है वो हमारे पास आ रही है 1 से लेके 29 तक। और आप ध्यान से देखो तो यही तो कोडोमेन दे रखा है, या कोडोमेन क्या दे रखा है 1 to 29, यानी हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम का कंसेप्ट लगाया कि हमने देखा कि रेंज और कोडोमेन बराबर है, तो इसका मतलब एफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन। तो कई बार हम क्वेश्चंस को डायरेक्टली कैलकुलस का यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो 1-to-1 है नहीं है था, ऑन टू था, तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन सही हुई, ऑन टू है बट 1-to-1 नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमम की अप्रोच यूज़ की, ठीक है ना। अब चलते हैं, यानी हमने लोकल मैक्सिमा यूज़ नहीं किया, ये तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए था, ठीक है ना, चेक करने के लिए कह सकते हैं हम था। तो ये कंसेप्ट तो हमने एक्स्ट्रा यूज़ कर लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया है कि एक सेट एक्स है जिसके अंदर हमारे पास 5 एलिमेंट है,
तो यहाँ पे ना मैं एक एक्स एलिमेंट सेट बना देता हूँ बेटा। ये एक्स सेट हो गया, इसमें हमारे पास 5 एलिमेंट है, और एक वाई सेट है जिसके अंदर हमारे पास 7 एलिमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले एम फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी था कि कितने 1-to-1 फंक्शन बनेंगे। तो अब आपको देखना है कि ये वाले वैल्यूज एक्स से वाई से कितने रिलेट हो सकते हैं। तो हम कहेंगे ये वाला जो पॉइंट है ये किसी भी 7 से रिलेट हो सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो यानी इसको कनेक्ट करने के लिए 7 पॉसिबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट के लिए 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि जो एक्स कनेक्ट कर देगा सेकेंड एलिमेंट के लिए वो अवेलेबल नहीं होगा। उसके बाद 5 अगले के लिए, फिर 4, फिर 3। ठीक है ना, 5 एलिमेंट। तो ये सॉल्व करके कितना आएगा, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ रहा है आपका 2520। इसका मतलब कितने 1-to-1 फंक्शन बनेंगे हमारे, 2520। तो बेसिकली मैंने परमुटेशन का कंसेप्ट लगाया है ना। तो हमारे पास इतने 1-to-1 फंक्शन बनेंगे, यानी एम हमारे पास आ गया। कितने 1-to-1 फंक्शन बनेंगे, 1-to-1 फंक्शन बनेंगे हमारे पास 2520। ठीक है, अब बात करते हैं एन की। एन है कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे वो देखना है। तो इसके लिए आप ऑन टू फंक्शन के लिए, अब यहाँ पे बेटा ऑन टू फंक्शन में ना हमें वाई टू एक्स जाना है। तो यानी यहाँ पे 7 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, और हमें इनको कनेक्ट करना है 5 से। ये सेट वाई है, ये सेट एक्स है। तो इसके लिए आप नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला कि अगर यहाँ पे आपके पास p एलिमेंट है, यहाँ पे q एलिमेंट है, तो फॉर्मूला सेज जो है यहाँ पे वैसे p कितना है 7 एलिमेंट्स, यहाँ पे 5 एलिमेंट्स। ठीक है ना, तो वैसे फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास q की पावर p माइनस, यहाँ पे हम इसमें ये आपको फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा QC1, उसके बाद q माइनस 1 की पावर आ जाएगी p, और ये सीरीज चलती रहती है जब तक ये मिनिमम नहीं हो जाता। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला आपने फिर होगा। तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा, कैसे यूज़ करूँगा, तो मेरे पास जो n आ जाएगा नंबर ऑफ 1-to फंक्शन। इसका लॉजिक है कि ये भी समझ सकते हैं बेटा क्या होता है कि यहाँ पे जो फर्स्ट 7 एलिमेंट है वो किसी भी 5 से रिलेट हो सकते हैं, तो 5 की पावर 7। बट ऐसा भी केस हो सकता है इसमें वो वाले पॉइंट भी इंक्लूड हो गए जिसमें सारे के सारे किसी 4 वैल्यूज़ को कनेक्ट कर गए हो, तो एक लेफ्ट रह जाएगा तो वो 1-to नहीं होगा। तो हमने इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा आपके पास ऐसे 5 केस होंगे इंटू 4 की पावर 7। ठीक है, उसके बाद अगला आएगा प्लस हो जाएगा, अब 5C2 आएगा, 5C2 हो जाएगा 10, और फिर आ जाएगा 3 की पावर 7। ठीक है, अगला वाला नेगेटिव एलिमेंट आएगा, और उसके बाद हो जाएगा 5C3, यानी फिर से हमारे पास 10, तो 2 की पावर 7, फिर आ जाएगा 5, तो उसके बाद 1 की पावर 7, और उसके बाद तो 0 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करते हैं ज़रा, 5 की पावर 7 जब हम सॉल्व करेंगे तो मैंने इसको सॉल्व करके देखा, तो आप एक बार चेक करना कि मेरे पास जो आंसर आ रहा है कैलकुलेशन पार्ट में ये आ रहा है एन 16800। ठीक है, हमसे पूछा गया था n माइनस एम अपॉन 120 की वैल्यू निकालनी है। तो ये आ रहा है 16800 माइनस पिछला वाला पार्ट था 2520 डिवाइड बाय 120 कर देंगे, तो हमारे पास सॉल्व करके क्या आंसर आएगा, ये आ जाएगा 14280 डिवाइडेड बाय 120। कैंसल आउट हो रहा है, तो ये चला जाएगा आपके पास 1, 1 और 9 पे, तो यानी हमारे पास आंसर आएगा 119। तो ऑप्शन कौन सी ठीक है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। तो कहेंगे ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट हो गई। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछा गया था इनमें से कौन सा रिलेशन इक्विवेलेंस है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ पे वैसे क्लियरली दिख रहा है कि फर्स्ट वाला इक्विवेलेंस है। आप ऐसे करो बट सब में ना सिमेट्रिक ही चेक कर लो। देखो जैसे ये वाला सेकंड वाला सिमेट्रिक नहीं है, जैसे बी पार्ट के अंदर अगर हम कहें कि 2,1 तो सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि 2 1 से बड़ा है या इक्वल, कंडीशन है कि एक्स या तो 2 से बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो 2,1 सेटिस्फाई हो रहा है बट 1,2 सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये जब सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। सी पार्ट में भी हम कह सकते हैं कि जो है x डिवाइड वाई, एक्स वाई को डिवाइड करता है, तो हम देखते हैं कि 1,2 x डिवाइड्स वाई, 1 2 को डिवाइड करता है बट 2 1 को डिवाइड नहीं करता है, तो सिमेट्रिक नहीं है। तो ये भी जब सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। और डी पार्ट में भी जब कह रहे हैं कि 1,2 बिलोंग्स टू आ रहा है, मैंने ना एक एग्जाम्पल ले लिया, बाई चांस सेटिस्फाई हो रहा था, नहीं तो आप और भी एग्जाम्पल सोच सकते हैं, बट 2,1 सेटिस्फाई नहीं हो रहा,
तो ये सारे के सारे सिमेट्रिक नहीं है, तो जब सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं होंगे। तो बचता है हमारे पास फर्स्ट पार्ट ही होगा, बट फर्स्ट पार्ट को एक बार देख लेते हैं। अगर ये रिफ्लेक्सिव होगा तो एक्स आना चाहिए, मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर होना चाहिए, विच इज़ ट्रू। तो यस, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अब क्या आर सिमेट्रिक भी है, तो कहेंगे इफ़ आर एक्स कॉमा वाई इज देयर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर है। इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के इक्वल है तो वाई स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि वाई आर एक्स भी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब हो गया कि आर इज सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक भी है, ठीक है, आर सिमेट्रिक है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की, तो हमने लिया एक्स आर वाई और वाई आर जेड। तो इसके बेस पे हमने कंक्लूड किया कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर आ रहा है। इसके बेस पे हमने कंक्लूड किया कि वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर आ रहा है। अब दोनों को इक्वेट किया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर हो गया। तो हमने इस पे बेस पे कंक्लूड कर दिया कि एक्स आर जेड भी आ रहा है। तो इसका मतलब आर इज ट्रांजिटिव। अब आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर इज इक्विवेलेंस। तो इसकी कौन सी ऑप्शन ठीक होगी, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। तो ये पार्ट तो मैक्सिमम बच्चों का ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी इसी कंसेप्ट पे दिया हुआ है कि यहाँ पे ए और बी दो आपके मैट्रिसेस हैं बेटा, 2x2 ऑर्डर के, और कंडीशन क्या है कि ए आर बी कंडीशन ए और बी आर के अंदर तब आएंगे जब उनका प्रोडक्ट नल सेट आएगा। अब हमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव होगा या नन ऑफ दीज होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये जो फंक्शन है, ये जो हमारे पास है, मैं दोबारा बताता हूँ कि एक सेट है और वो एक रिलेशन आर से कंडीशन रिलेटेड है विद बी सेट, और कंडीशन ये है कि उनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल आना चाहिए, तभी वो इस रिलेशन के अंदर आएंगे, ठीक है ना। तो हमें बताना है क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अगर ये रिफ्लेक्सिव होगा तो इसका मतलब है कि ए आर ए होगा, यानी उस सेट का प्रोडक्ट अपने साथ करने पे यानी ए स्क्वायर 0 आना चाहिए। अब जरूरी तो नहीं है ये कंडीशन हर बार सेटिस्फाई हो। जैसे मान लेते हैं ए को मैं ले लेता हूँ 1 1 1, 2x2 को मैट्रिक्स कोई भी एग्जांपल हमें दिखा देना है। तो जब हम इसको ए स्क्वायर निकालेंगे, यानी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसी के साथ, तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2 2 2 2। तो ये 0 के इक्वल तो नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ए आर ए हर बार सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया, कह रहे कि ऐसी सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, और कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब इसी के बाद है क्या कि ये सिमेट्रिक होगा क्या। तो सिमेट्रिक के लिए हम कहेंगे कि लेट ए आर बी बिलोंग्स टू कंडीशन इन दिस, कि जो दो सेट्स का जो प्रोडक्ट है ए और बी का वो 0 आ रहा है, ठीक है ना, वो 0 आ रहा है। अब जरूरी थोड़ी है कि ए और बी बराबर हो। एक बार देख लेते हैं, मतलब कहने का मतलब क्या मेरा, कि जब मैंने ना ए को एग्जांपल लिया 0 0 2 0, ठीक है, ये बेसिकली हमने दिखाना है कि ए और बी का प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, बट बी और ए का प्रोडक्ट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ए को ये सेट मान लिया और बी को कोई भी एक ऐसे सेट मान लेते हैं 0 0 0 1। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ए बी का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। आप चेक कर लो, है ना, एक बार कोई भी एग्जाम्पल ऐसा देख लेते हैं। हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया ये एलिमेंट, उसके बाद ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। तो ए भी 0 आ रहा है, बट हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे बी ए 0 नहीं आ रहा। अब एक बार आप चेक करके देखो, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो फर्स्ट वाली रो तो 0 हो जाएगी, सेकंड वाला एलिमेंट ये 2 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो ये नॉन ज़ीरो है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है बट बी नहीं कर रहा है। इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। तो आर रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है। अब क्या ये ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या चेक करना है कि ए आर भी सेटिस्फाई होना चाहिए।
बी आर सी सेटिस्फाई होना चाहिए बट ए सी सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। तो हम वही करते हैं, मैंने जो पिछला एग्जांपल लिया था ना बट वही ले लेते हैं ऐसा कुछ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे ए को ले लिया मैंने 0 0 2 0 जैसे पिछला एग्जांपल लिया था, और बी को सेम ले लिया 0 0 0 1। तो इसका प्रोडक्ट तो 0 आ रहा है, ए भी तो 0 आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। अब बी हमारा 0 0 0 1 है, ठीक है ना। अब हमारा बी 0 0 है। सी को ले लेता हूँ मैं, सी भी कंडीशन हमें दिखानी है कि वो 0 0 आना चाहिए। अब ध्यान रखना है एक चीज़ और, ये बी सेट लिया मैंने, ये एलिमेंट जो मेरा होगा तो यहाँ पे ये मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये 1 यहाँ से मल्टीप्लाई कर, तो मैंने इसको 0 कर दिया और इसको ले लिया इस तरह से, कोई भी एलिमेंट ले सकता हूँ, ठीक है ना। अब मैं देख रहा हूँ कि जब मैं बी और सी को मल्टीप्लाई करूँगा, बी और सी को, तो पहली रो तो 0 हो जाएगी मेरे पास, ये भी 0 ये भी 0, यहाँ पे ये भी 0 ये भी 0, तो बी सी भी सेटिस्फाई हो रहा है। बट हम एक बार अगर ए सी को देखें, क्योंकि ए सी भी सेटिस्फाई होना चाहिए, तो ए सी को जब मैं सेटिस्फाई कर रहा हूँ तो सी आ जाएगा मेरे पास पहली रो में तो 0 0, उसके जब ये वाली रो इससे मल्टीप्लाई की तो 2 0, ये नहीं, ये 0 नहीं आ रहा। तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, बट ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ए सी 0 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, और ना ये ट्रांजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें ऑप्शन 4 करेक्ट होगी कि ये कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर इसको इसमें, ठीक है। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, 8 पार्ट की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे भी ये भी क्वेश्चन डोमेन एच के कंसेप्ट रहता कि कॉट का जो एंगल है वो √4 - x² है, और हमें पता है कि 4 - x² शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी x² - 4 शुड बी लेस देन 0, यानी x² हमारा 4 से लेस आना चाहिए, ठीक है ना। और हमें पता है कॉस का जो डोमेन होता है वो माइनस, कॉस इनवर्स का डोमेन जो होता है वो -1 से 1 लाई करेगा, यानी x² - 5 जो होगा वो 1 से छोटा होगा और -1 से बड़ा होगा। तो हमने जब यहाँ से कंडीशन लिखी, तो हम यहाँ क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 5 इधर चला जाएगा, तो हम कह रहे हैं कि x² 4 से बड़ा या इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये कह रहा है x² 4 से लेस और इक्वल होना चाहिए, ये कह रहा है x² 4 से बड़ा या इक्वल होना चाहिए, यानी दोनों में कॉमन क्या आ गया कि x² 4 ही हो सकता है। यानी मेरे पास दो कंडीशन आ गई कि x की वैल्यू या तो +2 हो सकती है या -2 हो सकती है। तो मेरे पास दो सॉल्यूशन है, यहाँ पूछा था नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, तो हम कहेंगे इसके 2 सॉल्यूशन है। तो ऑप्शन कितने सॉल्यूशन आ गए भाई, 2 सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, डोमेन ऐसी कंसेप्ट पे था, तो हम कहेंगे 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और आप पुट करके भी देख सकते हैं, जब x को 2 पुट करेंगे या -2 पुट करेंगे, दोनों ही केस में कॉट इनवर्स तो हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक है ना। कॉट इनवर्स 0 कब होता है, पाई पे, और कॉस इनवर्स के अंदर आ जाएगा आपके पास 4 - 1, तो सॉरी कॉस इनवर्स -1 आ जाएगा पाई पे, और कॉट 0 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 90 पे। तो π/2 + पाई करेंगे तो 3π/2 आपका आंसर आ रहा है, ठीक है ना। दोनों सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। अब चलते हैं 9th वाले पार्ट पे। 9th वाला क्वेश्चन क्या है, 9th वाला क्वेश्चन एक बार देखें, उसका फंक्शन देख लेते हैं, साइन इनवर्स ऑफ 2x + π/6। ये भी डोमेन की बात कर रहे हैं हम। तो हमारा जो फंक्शन है वो है रूट के अंदर साइन इनवर्स ऑफ 2x + π/6। अब हमें पता है कि रूट के अंदर वाली क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो अगर रूट के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव होती है, इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ 2x + π/6 0 से बड़ा होना चाहिए। और हमें ये भी पता है कि साइन इनवर्स ऑफ 2x जो होता है उसका जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 आता है ना। बट π/6 ऐड करने पे हम ये भी देख रहे हैं कि ये यहाँ पे कुछ पार्ट नेगेटिव हो रहा है, तो हमें उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा कि यानी ये वाली वैल्यू -π/6 से छोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो छोटी होगी तो वो नेगेटिव दे रही है। तो इसको जो हमने मॉडिफाई किया इस वाले पार्ट में कि हम कहेंगे फंक्शन जो है वो डिफाइन तभी होगा जब साइन इनवर्स ऑफ 2x -π/6 से बड़ा होगा
और π/2 से छोटा होगा। ठीक बात है, क्योंकि -π/2 से -π/6 के बीच में हमारा जो फंक्शन होता है वो नेगेटिव हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि f(x) डिफाइन तभी होगा। ठीक है, f(x) इज डिफाइंड इन दिस वे। अब हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे साइन दोनों साइड अप्लाई कर देते हैं। तो हम यहाँ पे दोनों साइड साइन अप्लाई करेंगे, तो साइन ऑफ -π/6 हो जाएगा -1/2, ये आ जाएगा 2x, और ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास -1/4, और ये आ जाएगा आपके पास 1/2। तो हमसे पूछा गया है कि x की क्या रेंज होगी, तो हम कहेंगे x बिलोंग्स टू हो जाएगा -1/4 से लेके 1/2 तक। कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो रही है एक बार देख लेते हैं। -1/4 से ए ऑप्शन करेक्ट आ रही है हमारी, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है, तो ये 9th क्वेश्चन ओवर हो गया। अब चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहाँ पूछा गया कौन सी टर्म नेगेटिव है। तो एक देखिए, आपको ध्यान रखना है टैन इनवर्स की जो डोमेन होता है वो होता है -π/2 से π/2, यानी आपके पास -1.57 से 5.7। तो कैसे करेंगे एक बार देखते हैं ज़रा। तो सबसे पहले हमने देखा कि टैन इनवर्स ऑफ टैन 4 पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो 4 पाई से बड़ा हो चुका है। आप इसको ग्राफिकली भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि मैं इसको लिख सकता हूँ टैन 4 को लिख सकता हूँ मैं ये लॉजिक में लगा रहा हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं टैन पाई माइनस 4 जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, तो -4 आएगा। तो मैंने ना माइनस को इधर ले गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ टैन 4 - पाई इज इक्वल टू टैन 4। ठीक है ना, तो हमने ये लॉजिक लगाया यहाँ पे। तो टैन को 4 को लिख दिया मैंने टैन 4 - पाई। अब ये वाली जो 4 - पाई है ये इसके अंदर इंक्लूड हो रही है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4 - पाई। ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब मुझे कॉस ऑफ दिस चाहिए, तो कॉस ऑफ 4 - पाई, पाई की वैल्यू होती है 3.14। ठीक है, तो यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पार्ट पॉजिटिव रहता है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो पॉजिटिव आ रहा है, हमें तो नेगेटिव से मतलब है। ठीक है ना, अब चलते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। फिर से 4 - पाई, तो सेम लॉजिक लगा रहा हूँ मैं, ये जो कॉस होगा कॉस पाई -4, ठीक है, या फिर कॉस 4 - पाई, क्योंकि कॉस के अंदर दोनों सेम बात है। कॉस 4 - पाई जो हो रहा है वो क्या आ रहा है, ये सेम लॉजिक मैंने लगा रहा हूँ। ठीक है ना, मैंने क्या किया है इसी लॉजिक से कि टैन पाई -4 माइनस टैन 4 होता है, उसी तरह से कॉस पाई -4 भी माइनस कॉस 4 होगा। तो मैंने यहाँ पे अब उसको यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, कैसे यूज़ करूँगा ध्यान से देखिए। सॉरी, कॉट है ये, कॉट। ओके, तो एक बार इसको मैं दोबारा यूज़ करता हूँ ज़रा। देखिए सेम कॉट पाई -4 को माइनस कॉट 4 लिख सकते हैं इसी लॉजिक से। तो कॉट 4 - पाई जो होगा वो कॉट 4 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा क्वेश्चन में साइन ऑफ कॉट इनवर्स कॉट 4 - पाई, और क्योंकि कॉट की रेंज 0 से पाई होती है तो उसमें सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास साइन ऑफ 4 - पाई। फिर से 4 - पाई फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव आ जाएगा, यानी सेकेंड पार्ट भी पॉजिटिव आ रहा है। अब बात करते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 की। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 की, तो साइन 4 को मैं लिख सकता हूँ साइन पाई -4, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, साइन पाई माइनस थीटा। तो अब मैं जब इसको यूज़ करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा ये जो पार्ट है कॉट पाई -4। अब कॉट पाई -4 सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यानी ये थर्ड पार्ट हमारा नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, ये लॉजिक समझ रहे हैं ना, क्या कर रहा हूँ मैं, कॉर्डेंट का यूज़ कर रहा हूँ, बहुत सिंपल है। और फिर जब ये नेगेटिव है तो अगला वाला पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि कॉट 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना अगला वाला पार्ट, मैं ये अगले पेज पे सॉल्व करा देता हूँ। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5, तो एक चीज़ देखिए, कॉस 2 पाई जो होता है वो होता है 3.28, तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे यूज़ किया कि कॉस 2 पाई -5 मेरे पास कॉस 5 होगा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट।
तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अगला जो पार्ट है, ये पार्ट था हमारे पास tan ऑफ कॉस इन्वर्स ऑफ cos 5। तो tan ऑफ कॉस इन्वर्स ऑफ cos 5 और cos 5 को लिख दिया मैंने 2 पाई माइनस 5। तो ये जो रिज़ल्ट आ रहा है ये इसके प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है, तो ये सॉल्व होके आ जाएगा हमारे पास tan ऑफ 2 पाई माइनस 5। ठीक है, tan ऑफ 2 पाई माइनस 5 और tan 2 पाई माइनस 5 आ गया आपके पास। तो 2 पाई हो गया 6.1, 2 पाई मतलब 2 × 3.14 यानी 6.28 माइनस 5। तो सब सॉल्व किया तो ये आप आ गया 1.28, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, यानी ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट π/2 तक यानी 1.57 तक होता था, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है, सिर्फ हमने क्वाड्रेंट का यूज़ करना है कि कहाँ कहाँ ये पॉजिटिव है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखे एक बार। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। 11th पार्ट यहाँ पे क्या है, 11th पार्ट के अंदर हमें यहाँ दे रखा है कि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y प्लस साइन इनवर्स ऑफ z इक्वल टू 3π/2। ठीक है ना। अब 3π/2 को मैं लिख सकता हूँ π/2 प्लस π/2 प्लस π/2। अब आपको साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल रेंज है याद है क्या होती है, वो -π/2 से π/2, यानी साइन इनवर्स x π/2 से बड़ा नहीं हो सकता। तो इस कंडीशन को होल्ड करने के लिए एक ही कंडीशन बचती है कि तीनों की तीनों π/2 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी एक वैल्यू π/2 से छोटी है तो बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को दूसरी टर्म को π/2 से बड़ा होना पड़ेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या होगा, ये तीनों ही साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ y, साइन इनवर्स ऑफ z π/2 के इक्वल हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x, y, z साइन π/2 होंगे, यानी x, y, z 1 होंगे। अब ये हमारे पास x, y, z की वैल्यू आ गई। हमसे पूछा गया था x प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x व जेड निकालो। जब मैंने वैल्यू पुट की तो 1 + 1 + 1 -3 आ गया, यानी मेरे पास आंसर 0 आ गया। तो 0 कौन सी ऑप्शन करेक्ट है देखें एक बार। तो 0 हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है। तो 11 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले पार्ट का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले पार्ट पे चलते हैं, 12th पार्ट पे। वो दिया हुआ है आपको कॉस इनवर्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर जो है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा 0 के इक्वल है। तो हमसे एक्स की वैल्यू पूछिए क्या हो सकती है। तो एक बार देखते हैं कैसे करें इस क्वेश्चन को। कुछ ट्राई कर रहा है आपको, क्या करना चाहिए इसके अंदर। दो तरीके हैं, किसी एक टर्म खुद ले जाओ या तो, क्योंकि कोई फॉर्मूले नहीं लगा सकते हम, क्योंकि ना यहाँ पे फॉर्मूले सारे अब डिलीट हो चुके हैं। तो ये आ जाएगा माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये आ गया हमारे पास एक्स। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो गया, तो एक्स की वैल्यू 0 हो गई या फिर 1 आ गई। ठीक है ना। और ये कैंसिल आउट होगी क्योंकि इसकी डोमेन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमारे पास x और 0 तो आ गए बेटा। अब इसमें कौन सी वैल्यू हमारे को सेटिस्फाई करती है, यहाँ हमसे पूछा है कि कौन सी वैल्यू x की सेटिस्फाई करती है। हम पुट करके भी देख सकते थे ऑप्शन से। ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि जब x को 0 पुट कर रहे हैं तो x 0 पुट करने पे आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 0, और कॉस की वैल्यू 0 पे π/2 पे होती है। तो यानी ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो सिर्फ x = 1 एक सॉल्यूशन है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि कॉस इनवर्स ऑफ 1 जब हम पुट करेंगे तो आ जाएगा 0, और कॉस इनवर्स ऑफ 1 का स्क्वायर यानी फिर से 0, 0 = 0, यानी इसका एक ही सॉल्यूशन आएगा x = 1। x = 1 कौन सी ऑप्शन है देख लेते हैं एक बार। x = 1 सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से प्रिंसिपल रेंज पे डिपेंड करता है। एक बार देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को। जो ए है 13 में वो दे रखा है, ए की जो वैल्यू दे रखी है हमें वो दे रखी है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 20। बेटा इनमें हम कुछ नहीं करते, हम ना इसमें सबसे पहले देखते हैं कि 20 कौन से पाई के मल्टीपल में लाई करेगा। तो मैंने जब चेक किया तो मैंने देखा कि जो 7 पाई होगा
वो हो जाएगा 7 इंटू 3.14 तो 21.98। और 6 पाई जो होगा, मेरे को 20 के आसपास आना ना, तो 6 पाई जो होगा 6 पाई हो जाएगा आपके पास 6 इंटू 3.14, तो ये आ जाएगा समवेयर 18.84। तो दोनों ही वैल्यू लाई कर रही हैं। 20 के केस में मेरे को देखना है कि कहाँ ही कॉस जो है 20 लाई करेगा, दोनों के बीच में लाई करेगा, है ना। तो मैंने क्या किया, इवन मल्टीपल बनाने के लिए मैंने ये लिखा कि कॉस ऑफ 6 पाई माइनस 20 जो होगा वो कॉस 20 होगा, क्योंकि 6 पाई माइनस 20 एक तरह से हम कह सकते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने इसी कंसेप्ट को यूज़ किया। अब बट ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है और कॉस की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है, तो मैं इसको 20 माइनस 6 पाई भी ले दूंगा तब भी चलेगा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। अब मैंने ये इसको यूज़ किया यहाँ पे, कैसे, मैंने ए को लिखा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 20 माइनस 6 पाई, और क्योंकि 20 माइनस 6 पाई जब करूँगा मैं तो ये आ जाएगा समवेयर 1.16, पाई से छोटा आ रहा है, यानी ये इसकी प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है। तो मेरे पास ए की वैल्यू आ गई 20 माइनस 6 पाई, ये मेरे पास आ गई ए की वैल्यू। अब मैं सॉल्व करूँगा बी की वैल्यू उसी तरह से। अब बी था मेरे पास कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 30, तो 30 दिखते पाई के कौन से मल्टीपल पे अलाई करेगा, तो सीधा सीधा 10 पाई दिख रहा है हमें, 10 पाई हो जाएगा 31.4। तो मैं देख रहा हूँ फिर से वही लॉजिक कि यहाँ पे कॉस 10 पाई जब करूँगा माइनस 30 तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, कॉस 30 लिख सकते हैं। तो हमने लिखा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 10 पाई माइनस 30, तो ये ऑब्वियसली इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो 1.4 आ रहा है, पाई से छोटा है, यानी ये इसकी प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 पाई माइनस 30। अब मेरे पास ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी की बात करते हैं। सी क्या है, सी था हमारे पास, सी की जो वैल्यू है ना, सी वो है साइन इनवर्स ऑफ, एक बार देख लें सी क्या था हमारे पास, सी है हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ साइन ए प्लस बी, साइन इनवर्स ऑफ साइन ए प्लस बी। अब ए जो आ रहा है, ए मेरे पास है 20 माइनस 6 पाई आया है, और बी मेरे पास, बी कितना आया था 10 पाई माइनस 30। तो जब इन दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 पाई माइनस 10। अब मुझे इसको रिड्यूस करके लाना है इस तरह से। अब साइन 4 पाई माइनस 10 जो होगा वो क्या होगा, हो जाएगा मेरे पास माइनस, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है साइन 10। अब इसको अब रिड्यूस करना है, तो मैं देख रहा हूँ कि 3 पाई जो होता है वो 9.3 क्या हो जाएगा 9.42, है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 3 पाई माइनस 10 को साइन 10, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा रिड्यूस होके, तो मैं लिख सकता हूँ इसको साइन इनवर्स साइन 3 पाई माइनस 10। अब 3 पाई माइनस 10 जब किया तो मैंने देखा कि ये आ रहा है माइनस 0.58, ये इसकी प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है, यानी ये ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 पाई माइनस 10। बाहर एक ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 3 पाई। अब मेरे पास ए बी सी तीनों आ गए। अब मुझसे क्या पूछा गया था, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी है, और साइन 2 टाइम्स, एक बार देखिए किसकी वैल्यू हमसे मैक्सिमाइज करनी है, साइन ऑफ 2a प्लस बी एक्स, इसकी वैल्यू को हमें मैक्सिमाइज बताना है हमारे पास। तो a प्लस बी प्लस सी को करते हैं हम ऐड, तो a प्लस बी प्लस सी को जब हम ऐड करेंगे तो यानी इसको और इसको ऐड करेंगे तो 10 माइनस 9 यानी 1 पाई रह जाएगा। तो यानी a प्लस बी प्लस सी जो आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी की बात करें तो पाई आ रहा है सिर्फ, क्योंकि 20 प्लस 10 30 माइनस 30 कट गया, यानी मुझे कॉस स्क्वायर पाई एक्स और साइन 2 पाई एक्स की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है, बताना मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी। अब इसमें कॉस पर थीटा का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा और डिवाइडेड बाय 2, तो मैं अलग अलग कर लेता हूँ। तो बेसिकली मुझे इस वाले फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/2, तो एज इट इज आएगा, और ये क्या फॉर्म है a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, ये पढ़ा होगा आपने। तो रूट 5/4 यानी 5/2 प्लस हाफ,
तो यानी ये मेरे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। कौन सी ऑप्शन ठीक है एक बार देखें, √5 + 1/2, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो कहेंगे ऑप्शन बी इसकी करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले पार्ट पे चलते हैं। 14 तो बहुत आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट देखिए यहाँ पूछा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी गलत है। तो फर्स्ट वाली, द एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 0। जरूरी नहीं है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट 0 हो, क्योंकि वो 1 2 1 1 जो होगा ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारे पास फॉल्स हो गई। द एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 0 होते हैं, ये ट्रू है, हम प्रूव भी कर चुके हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स जो होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के 0 होते हैं। तो यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है। A इंटू ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा, यस ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि A इंटू ए ट्रांसपोज को अगर मैं P मान लूँ और इसका ट्रांसपोज लूँ तो ये बन जाएगा A इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी ऑर्डर में पीछे से चलेंगे, प्रोडक्ट में A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो ये A इंटू ए ट्रांसपोज यानी P वापस आ गया, यानी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यानी ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। A + ए ट्रांसपोज का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो जो हम इसको A ट्रांसपोज को इसका स्क्वायर करेंगे, यानी हम बेसिकली इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा देखें, A इंटू ए स्क्वायर, फिर आएगा A ट्रांसपोज इंटू ए, और फिर आएगा A इंटू ए ट्रांसपोज, और फिर A ट्रांसपोज का स्क्वायर। तो हम क्या नोट कर रहे हैं कि ये स्टेटमेंट आएगी। अब यहाँ पे हमें दे नहीं रखा कि ये दोनों बराबर है, तो इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, यानी ये फॉर्मूला हम नहीं बना सकते। ये फॉर्मूला तभी बनता जब हमें दिया होता कि A इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर है, वो हमेशा बराबर नहीं होते। ठीक है ना, तो यानी ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। तो हमारे पास ऑर्डर क्या होना चाहिए, FT TF। तो ऑप्शन ए सही हो गई, ये हमें ऑप्शन ए सही दे रखी है। ठीक है ना बेटा, तो इसकी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गई। अब चलते हैं 15 क्वेश्चन पे। 15 में बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 15 दे रखा है कि D इज ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, कोई भी एक डी डिटर्मिनेंट है, और P इज द डिटर्मिनेंट फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। तो अगर आपको ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ो तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है एक ऐसा मैट्रिक्स जो उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर से बना होता है। ये बेसिकली यहाँ कह रहे हैं कि P जो है वो एडजॉइंट ऑफ डी का डिटर्मिनेंट है, एक तरह से ये कह सकते हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली ये कह रहा है। ठीक है, डी इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, और उसका जो हम एडजॉइंट का निकालेंगे तो ये कंडीशन है। तो अब यहाँ पे क्योंकि डी मैट्रिक्स जो है वो उसका ऑर्डर 3/3 है, तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि एडजॉइंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ A⁻n-1 होता है। यानी उस डेफिनेशन से मैं कह सकता हूँ कि P जो होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ जो भी डी मैं मान लेता हूँ D' एक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट जब लिया तो वो D आ गया। ठीक है ना, तो हमने लिखा कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ D' की पावर 3 - 1 2 हो जाएगी, यानी D का स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो रही है। अब इसी केस पे हम देख रहे हैं कि अगर D 0 हो गया तो P भी 0 आ जाएगा, सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और अब अगर D 27 है तो P आ जाएगा हमारे पास 27 का स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 9 का क्यूब। तो ये परफेक्ट क्यूब आ रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। अब P को मैं लिख सकता हूँ 27 का स्क्वायर, क्योंकि अगर D 7 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो सारी ऑप्शन करेक्ट है, तो सारी ऑप्शन करेक्ट है, मतलब ऑप्शन हमारे पास C करेक्ट हो जाएगी। तो ये हमारे फर्स्ट 15 पार्ट हमारे जो हमने सॉल्व कर दिए। ठीक है, इसको आप रिवाइज कर लीजिए। अगले 15 क्वेश्चन में नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करता हूँ आपसे।